दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफी स्टडी सर्च करें, ज्वाइन करें, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक मिल सके। और आप डेली बेसिस पर 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर की वीडियो सेक्शन से वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, टाइम मैगजीन के द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो एलोन मस्क को जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए आप सभी जानते हैं एलोन मस्क एक से एम्बिशियस पर्सन है, स्पेस एंटरप्रेन्योर है, और इनका जो टेस्ला है, ठीक है, ये रिनोन्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इस पर बहुत सारी आलोचनाएं भी आई हैं, और अगर इनके बारे में जान ले तो डेफिनेटली इनका एम्बिशन क्या है कि ये मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, और डेफिनेटली स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप में ये आगे हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन भी अब इस बार यही बने हैं, लिविंग बिहाइंड अमेजोन फाउंडर ऑल्सो। और इनका जो जन्म हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और इस समय जो इनकी जो इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला कंपनी, उसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन में है ना। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। और ये क्वेश्चन देखिए, एशियन पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा कंट्री सबसे आगे रहा? तो यूएस से रहा है। देखिए इंडेक्स के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये इंडेक्स लॉय इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, अब हर बार दिया जाता है। देखिए ये जो पूरा इंडेक्स है ये एक तरीके से रिसोर्स इन्फ्लुएंस की रैंकिंग करता है सभी देशों की जो कि इंडो पैसिफिक जोन में आते हैं। रैंकिंग देखते हैं। इन टोटल इस बार 26 कंट्रीज का इंडेक्स जो है लाया गया, जिसमें फर्स्ट नंबर पे यूएसए रहा, उसके बाद जापान, फिर चाइना, और भारत जो है चौथे नंबर पे रहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। आंकड़े अगर देखे जाएं तो कोविड पेंडेमिक की वजह से इंडिया और चाइना जो है इनकी पावर जो है थोड़ी सी डाउन गई है, लेकिन अमेरिका की जो पावर है वो थोड़ा सा डिप्लोमेसी, बेटर डिप्लोमेसी की वजह से अप हुआ है। तो इस वजह से ये टॉप रैंक पे हैं इस समय। और जापान और इंडिया जो है इस समय मोस्ट पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, रीजनल मल्टीपोलर ऑर्डर को गेन करने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। इंडियन ओरिजिन लैना नयार जो है इनको अपॉइंट किया गया है ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव बाय फ्रेंड्स लग्जरी ग्रुप लंदन में। ये किस ग्रुप से संबंधित है? तो आंसर है चैनल। ये बहुत बड़ा ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फ्रांस में तो डेफिनेटली है। जान लेते हैं इनके बारे में। तो पहले तो इन्हीं के बारे में जानते हैं। जो लेना नयार हैं ये कोल्हापुर के रेजिडेंट महाराष्ट्र से संबंधित है। इनकी स्कूलिंग जो है होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल कोल्हापुर महाराष्ट्र में यहीं से हुई है। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी थी, ठीक है, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगलई से। और उसके बाद इन्होंने एमबीए डिग्री करी थी जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से जमशेदपुर। तो उसके बाद इनको गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद से इनका करियर जो है और आगे बढ़ा है। तो अब ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है फ्रेंड्स लग्जरी ग्रुप चैनल का, इंपॉर्टेंट है। और ये इस समय अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप है ये नंबर 5 है इंटरनेशनल ब्रांड कंपनी में, परफ्यूम्स ब्रांड की कंपनी है, ठीक है, फेमस वन। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो प्राग अग्रवाल हैं वो भी रिसेंटली सीईओ बने ट्विटर के, और अब ये भी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा जो लेना नयार है ये चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थी यूनिलीवर की प्रीवियसली, इससे पहले। क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। देखिए रिवर सैन जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है, किस वजह से, किस देश से संबंधित है? पहले तो देश जानते हैं फ्रांस, ठीक है, पेरिस। और अब रीज़न जानते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स, ठीक है, 2024 में, तो डेट एग्जैक्टली 26 जुलाई 2024 है। तो अब ये अनाउंस किया गया कि जो ओपनिंग सेरेमनी होगी पेरिस ओलंपिक की वो इस नदी के किनारे ही रखी जाएगी। ये इमेज है इस नदी का। तो ये डेफिनेटली अब ये अप्रूवल भी मिल चुका है। अब इसमें पर्पसफुली ये होने वाला है कि 160 बोट्स जो है जिसमें जितने भी एथलीट्स हैं वो सब जो है ट्रैवल करेंगे 200 कंट्री से जितने भी एथलीट हैं, और सेल करेंगे 6 किलोमीटर के अराउंड, 4 माइल के अराउंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रखा गया कि इस तरीके से ऐसा इवेंट होने वाला है। देखिए इसकी जो इच्छा है वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है एमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा रखी गई थी। आइडिया उन्हीं के द्वारा दिया गया था कि सेरेमनी इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस इसको पहले जो है निगलेक्ट भी किया गया, लेकिन अब इसका अप्रूवल आ भी चुका है, ठीक है। तो पॉसिबली जो है ये अब सेरेमनी जो है वो कहाँ पे होने वाली है? इस नदी के किनारे। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। देखिए रिसेंटली किसने अप्रूवल दिया है कि जो चार धाम प्रोजेक्ट के रोड्स हैं उनको डबल लेन किया जाएगा? ये वाइडन करने का अप्रूवल किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे रखा है।
ठीक है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्या ऐसा डाउट क्या हो सकता है, डबल लेन तो पॉसिबल है बहुत है आसानी से। देखिए कुछ ऐसी लोकेशन है चार धाम यात्रा जहाँ पे है, वहाँ पे दो क्रिटिक्स हैं, एक तो एनवायरमेंटल इशू के ऊपर और एक सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इस चीज़ पे डिसीजन दिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है लेन जो है डबल लेन करना ज़रूरी है, सो डैट की सिक्योरिटी जो है ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है इनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, एक कमेटी सेटअप की गई है इन्होंने, एक मतलब अब कमेटी इन्होंने एक और सेटअप कर दी है। इसके जो अधीन होगी ये कमेटी जस्टिस AK सिकरा है, जो कि पूरा ओवरसी करेंगे पूरे प्रोजेक्ट का और रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबली अब 12,000 करोड़ का चार धाम प्रोजेक्ट जो है, इसमें 900 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जो है 2 लेन्स होने वाला है, जो कि कनेक्ट करेगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो कि बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट है अगर सिक्योरिटी की बात करी जाए, और एनवायरमेंटल इशू भी कुछ हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन का आंसर ही हो गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। वेंसेंट जो फ्रेंड्स हैं इनका निधन हुआ है हाल फिलहाल में। क्या थे, एक सिंगर थे, ठीक है, फेमस सिंगर रह चुके जो ग्रैमी अवार्ड भी जीते हुए हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ठीक है, ये मैक्सिको के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जो निधन हुआ है वो 81 की एज में हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड नोन है, ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये फर्नेस जो हैं ये एले रे के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ मैक्सिकन म्यूजिक के नाम से, और ये पॉयनियर हैं। ठीक है, रेंचेरा टाइप ऑफ साउंड है उसमें इन्होंने ही शुरुआत करी थी उस साउंड की। इसके अलावा इनके 300 सॉन्ग आ चुके थे और 65 मिलियन एल्बम्स इनकी सोल्ड भी हो चुकी है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, 8 जो है लैटिन ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो मतलब ये फेमस रहे हैं हॉलीवुड में, और बहुत सारे पर्सन ऑफ द ईयर भी इनको दिया गया है। तो इस वजह से जो है इनकी प्रसिद्धि रही, और अब डेफिनेटली इनकी मृत्यु है तो इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि किस देश से संबंधित है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जिसने लीगलाइज किया है कैनबिस को फॉर होम एंड पर्सनल यूज़? तो ये किसने, देखिए ये माल्टा ने लीगलाइज किया है। इंपॉर्टेंट है कि मतलब यूरोप में माल्टा पहला कंट्री है जिसने लीगलाइज किया है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं मर्जुआना, मैंने आपके सामने इमेज लगाई, डेफिनेटली आप जानते होंगे ये अल्कोहलिक टाइप प्रोडक्ट होता है, लेकिन अब ये लीगलाइज कर दिया गया कि इसको घरों में भी यूज़ किया जा सकता है और पर्सनल यूज़ में भी लाया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर लिमिट रहेगी। ठीक है, तो ये बिल जो जो लाया गया है, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगी। लीगलाइज किया गया 18 की एज में जो एडल्ट है और उससे ऊपर के जो है वो पोजेस कर सकते हैं 7 ग्राम ऑफ कैनबिस। ठीक है, और अप टू 50 ग्राम एट होम ग्रोन। ठीक है, अप टू 50 ग्राम, तो लिमिटेड 7 और 50 के बीच में रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ऑथराइज किया गया। उसके लिए कुछ और भी जो है पर्पसफुल लाया गया है, कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो कि इस पे फोकस करने वाली है। कैनबिस की अगर मैं बात करी जाए तो इसको मैरिजुआना के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके से साइको एक्टिव ड्रग है, ठीक है, जो कि कैनबिस प्लांट से मिलता है। ये नेटिव कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाया जाता है, भारत में बहुत सी जगह पे नॉर्मली पाया जाता है। ठीक है, कंजम्पशन तो खैर नहीं करते, आप शिवरात्रि के बारे में जानते ही होंगे, उनसे संबंधित भी है। ठीक है, इफ़ यू ऑल नो। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका यूज़ जो है बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीगलाइज किया गया। चलिए देखिए, एक थेरेपी का नाम बताइए जो कि लाइट सेंसिटिव मेडिसिन के लिए जो है यूज़ किया जाता है, थेरेपी जिसमें लाइट सेंसिटिव मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो ये आंसर है फोटोडायनेमिक थेरेपी। अब ये किस लिए न्यूज़ में आया कि इसमें हाल फिलहाल में और अपग्रेडेशन आया है कि फोटोडायनेमिक जो थेरेपी है वो किसी कुछ टाइप के कैंसर जो है उनको भी ठीक करने में हेल्प कर सकता है। देखिए ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है जिसमें किसी भी मेडिसिन पे जब लाइट का इफेक्ट पड़ता है तो वो एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यानी कि जो भी ऐसे पोर्शन है जहाँ पे लाइट जा सकती है, जैसे स्किन, आई, इन सब प्रॉब्लम्स को सही करने में हेल्पफुल रहेगा। और सर्टेन टाइप के कैंसर ऐसे जिसमें जो है लाइट जहाँ तक पहुँच सकती है। तो मेडिसिन का सिंपल सा एक तरीका है, ये हार्मलेस मेडिसिन है। डेफिनेटली ये पूरा प्रोसीजर हार्मलेस होगा, क्योंकि अगर मेडिसिन कहीं पे लगाई जा रही है वहाँ पे लाइट अगर पहुँच सकती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो मेडिसिन एक्टिव हो जाएगी और वो उस सेल को जो है डैमेज कर सकती है, जो कि फर्दर जो है डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली सर्जरी के बिना भी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। एबनॉर्मल जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे टिश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्किन, आइज़, माउथ, फूड पाइप्स, ठीक है, और लंग्स, इसको यूज़ किया जा सकता है। ये एक तरीके से लाइसेंस ट्रीटमेंट है जो कि
बहुत सी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में किसने लॉन्च किया है पासपोर्ट टू अर्न प्लेटफॉर्म फॉर यूथ? तो ये किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। मैं इसको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए कोविड-19 के समय में एजुकेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है, तो अब ये यूनिसेफ का एक शुरुआत है बच्चों के लिए, और साथ में इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी जुड़ा है और साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके जो है इन्होंने एक लर्निंग पासपोर्ट लॉन्च किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें जितने भी चिल्ड्रन, जितने भी यूथ हैं जिनका कोविड-19 की वजह से एजुकेशन इफेक्ट हुआ है, वो पढ़ पाएंगे घर बैठ के। तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें एजुकेशन, जितने भी रेफ्यूजी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी बच्चे डिस्प्लोड है, उन सभी को एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। ठीक है, और ये लर्निंग प्लेटफॉर्म एक तरीके से एग्जाम्पल है जिसमें हम एक नई अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन को आउटरीच करने के लिए, जहाँ तक पहुँच सकता है एजुकेशन वहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, तो एक तरीके से ग्लोबल ब्रेक थ्रू होगा रिमोट लर्निंग में, जैसे कि इस समय अनअकैडमी भी वैसे रिमोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है कि आप हर एक व्यक्ति को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए न्यूजीलैंड ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि ये कम्प्लीटली स्मोक फ्री कंट्री बन जाएंगे कौन से वर्ष तक, तो टारगेट पूछा जा सकता है 2027 तक। देखिए इससे पहले भूटान पहला कंट्री था जिसने इंपोर्ट और सेल टबैको पर बैन किया था 2004 में। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी जो है 1900 में ही शुरुआत कर दी थी। न्यूजीलैंड ने एक तरीके से एक एक्ट लाया था। न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक एक्ट लाया था, स्मोक फ्री एनवायरनमेंट एक्ट। उसके तहत बहुत सारी चीज़ों को बैन पहले ही कर दिया गया है कि स्मोकिंग जो है जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स है लाइक स्कूल, वर्क प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब में बैन था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक और अनाउंसमेंट की है जिसमें इन्होंने कहा है कि स्मोक फ्री को इतना ठीक है बैन करना है कि वो 2025 तक जो पूरा देश है वो स्मोक फ्री हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके से ये माइलस्टोन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के ऊपर, जो कि न्यूजीलैंड जो है फॉलो कर रहा है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण क्विक पॉइंट्स आज के। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट किस स्टेट का है? तो ये उत्तराखंड का। इससे पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी का था। ठीक है, यूरेनियम जो है पाया गया ग्राउंड वाटर में कौन सी स्टेट में? रिसेंट सर्वे के अनुसार कर्नाटका में। ठीक है, भारत ने कहा है कि किस देश के कीवी फ्रूट को इंपोर्ट बैन जो है लगाया गया, तो ईरान के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। कल एक सवाल पूछा था मैंने आप सभी से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गवर्नर का मिनिमम एज क्या होता है अगर इफ़ यू वांट टू बी गवर्नर। तो अंकिता राणा के द्वारा बिल्कुल सही आंसर 35, और बाकी सबका भी डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि लोकसभा के लिए 25 है और बाकी ठीक है प्रेसिडेंट के लिए 35 है सेम। आज का सवाल देखिए सीजीएल का कंप्लीट डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स पे आप आंसर बताइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट रूलर इन बीजापुर? तो इंडिपेंडेंट रूल बीजापुर में कौन से वंश ने स्थापित किया था? तो आप सभी के बारे में डिटेल फॉर्म में बता सकते हैं। आप मेरा डेली वीडियो ये 6 AM पर देखिए, टेलीग्राम चैनल पर भी आप ठीक है अवेलेबल होता है, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, तो यूटिलाइज करिए। और कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपके लिए रीसेंट कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला है, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके आप इस फीस को कम कर सकते हैं और इतना कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। रेफर कोड यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी फीस कम हो जाएगी, सभी टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।